अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आज की अपनी बात का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद सही अहादीस के बारे में बताना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो सुनन अबी दाऊद के अंदर आई है, उसके मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मर्दों पर लानत फरमाई जो औरतों की तरह लिबास पहनते हैं और उन औरतों पर लानत फरमाई जो मर्दों की तरह लिबास पहनते हैं। इसी तरह सही बुखारी के अंदर एक और हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कैटेगरी को आगे भी लेकर गए हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो औरतों जैसा चाल चलन या औरतों की मुशाबिहत इख्तियार करते हैं और उन औरतों पर भी लानत फरमाई है जो मर्दों जैसी चाल चलन या मर्दों जैसी मुशाबियत इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। मैं अहादीस का मफहूम बता रहा हूँ, अल्फाज आप खुद उस जगह पर देख सकते हैं, रेफरेंसेस मैं दे दूंगा। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सही हदीस सुनन निसाई के अंदर है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक क़यामत के दिन तीन लोगों को देखेगा भी नहीं। उनमें से अव्वल वो शख्स है जो अपने वालिदैन का नाफरमान है। दुवम वो औरत है जो मर्दों जैसी मुशाबियत इख्तियार करती है और सुवम वो मर्द है कि जो दयूस है, मतलब वो इतना बेगैरत है कि उसको अपनी बीवी माँ बहन पर गैरत तक नहीं आती। तो इन तीनों को अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन देखेगा तक नहीं। इसी तरह सही बुखारी की एक और हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मर्दों पर लानत फरमाई जो औरतों की मुशाबियत इख्तियार करते हैं और उन औरतों पर भी लानत फरमाई जो मर्दों की मुशाबियत इख्तियार करते हैं और फिर खुसूसन ये फरमाया कि उन मर्दों को जो कि औरतों जैसी मुशाबियत इख्तियार करते हैं उनको अपने घरों से निकाल दो। और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको अपने घरों से निकाला भी, मतलब कि उनको एक्सकम्युनिकेट भी किया सोसाइटी में। तो मेरी इन अहादीस, मैंने जो आपको ये अहादीस बताई, इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से आपको अहादीस की कुतुब में बहुत ज़्यादा अहादीस और भी मिल जाएगी। तो इन अहादीस का मकसद क्या है? क्या ये अहादीस इंटरसेक्स लोगों के बारे में है? हरगिज़ नहीं। ये अहादीस इंटरसेक्स लोगों के बारे में हरगिज़ नहीं है, बल्कि इन अहादीस से मुराद लोगों को आज के ज़माने में ट्रांसजेंडर कहा जाता है। और ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि आज के ज़माने में प्रोपेगंडे के ज़ेर असर बहुत ही ब्लर कर दिया गया है और हमारे मुआशरे के मुसलमान नौजवान भी इस फ़र्क को समझने से काफिर हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारे फितनों का शिकार बनते जा रहे हैं। और हाल ही में मैंने एक पोस्ट की थी जिसके कमेंट्स के से मुझे अंदाज़ा हुआ कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को भी इस मामले में कन्फ्यूजन है। सो मैं मुनासिब समझता हूँ कि इन दोनों चीज़ों के दरमियान डिफरेंशिएशन वो वाज़े कर दूँ। और उसके अलावा जो मौजूदा दौर की LGBTQ कम्युनिटी है वो किस नैरेटिव को लेकर चल रही हैं, उनके क्या मकासद हैं, उनके क्या वो क्या कहते हैं कि उनका क्या नैरेटिव है, वो LGBTQ का मतलब क्या है, वो किन किन लोगों के हुकूक की बात करते हैं। तो मैं इस चीज़ को भी इंशाल्लाह आज की इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि कोई अभाम हमें ना बाकी रहे। और बाकी जहाँ तक इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर के फ़र्क का ताल्लुक है, तो अगर आप लोग इन दो लफ्ज़ों पर ही गौर करें तो एक में सेक्स आता है जबकि दूसरे में जेंडर, यानी इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर। तो इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है जो कि एकेडमिकली मतलब रिपोर्टेड है, लेकिन इसको इस तरीके से प्रोपेगेट किया जाता है और इस तरह एक दूसरे से मिला दिया जाता है कि जो बंदा बायोलॉजी का स्टूडेंट ना हो या फिर जो बहुत ही ज़्यादा गहरी मालूमात ना रखता हो, वो इन दोनों को एक ही समझना शुरू कर देता है। सो आइए चलते हैं इस पूरे वो जो नैरेटिव है उसको डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। सो LGBTQ को सही तरीके से समझने से पहले आपको तीन चीज़ों में फ़र्क को समझना होगा और वो है सेक्स, जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जिसको उर्दू में जिन्स, सिन्फ और जिनसी मैलान या जिनसी रगबत
या जिनसी कशिश, जो भी आप मुनासिब लफ्ज़ समझते हो तो वो कहा जाता है। मतलब सेक्स जिन्स के मुकाबिल में, जेंडर सिंस के मुकाबिल में, और जिनसी मैलान या जिनसी रगबत वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन के मुकाबले में। तो इन तीनों के दरमियान जब फ़र्क वाज़ेह हो जाएगा, तब आप एलजीबीटीक्यू को सही तरीके से समझ पाओगे। और इन चीज़ों को एलजीबीटीक्यू के तनाजुर में देखने से पहले हमें ट्रेडिशनल, जो कि हज़ारों सालों से चला आ रहा मुख्तलिफ सोसाइटियों के अंदर इस हवाले से जो तसव्वुरात हैं, पहले उनको समझना होगा। सेक्स जो है वो बुनियादी तौर पर बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल टर्म है। यानी इंसानों के अंदर दो गिरोह मौजूद हैं, जो कि जिस्मानी साख्त के हवाले से, क्योंकि उनके सेक्सुअल यानी जिनसी आज़ा वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और उनके बदन के अंदर हो रहे कुछ निज़ाम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, जिनकी वजह से वो दो मुख्तलिफ सेक्सेस कहलाए जाते हैं, जैसे मेल और फीमेल। कि मेल के अंदर क्या होता है, पीनिस और स्क्रोटम और जो टेस्टिस होते हैं वो होते हैं, जबकि फीमेल के अंदर ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, ये सारी चीज़ें, विजाइना, ये चीज़ें होती है। तो इन बुनियादों के ऊपर जो जिस्मानी साख्त है या फिर जो फिजियोलॉजिकल मेकअप या फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स है एक इंसान के, उसके इख्तिलाफ की वजह से सेक्स पैदा होते हैं। और बायोलॉजिकली स्पीकिंग दो किस्म के सेक्स ही एग्जिस्ट करते हैं, और ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव भी सिर्फ दो किस्म के सेक्सेस को ही मानती है। तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से और हमारे ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव से सिर्फ यही दो सेक्सेस यानी मेल और फीमेल की सेक्स एग्जिस्ट करती हैं। बाकी जो 2% से भी कम पैदा होने वाले इंटरसेक्स लोग हैं, जिनको हमारे यहाँ उर्फ आम में हिजड़ा कहा जाता है, मतलब कि एक स्टडी के मुताबिक, जो कि काफ़ी वैलिड स्टडी है, कि सिर्फ दुनिया के अंदर 1.7% टाइम जो है वो हिजड़ा पैदा होता है। तो वो जो है वो इस मेल और फीमेल के सेक्स से एक्सेप्शन है, और उनकी क्या डिटेल है वो आगे आएगी। लेकिन उसमें भी ज्यादातर इजड़े ऐसे होते हैं कि जो प्रीडोमिनेंटली यानी ज्यादातर औरतों के करीब होती है या ज्यादातर मर्दों के करीब होते हैं, तो उनको भी उन कैटेगरीज के अंदर डाल दिया जाता है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं, बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं कि जिनके अंदर उसका जो सेक्सुअल वो है, मतलब सेक्सुअल बैकअप है, वो बहुत ही ज्यादा गैर वाज़े और एम्बिगियस होते हैं और पता नहीं चलता कि अभी ये क्या है। तो उनके लिए भी इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस यानी इस्लामी फ़िक़्ह के अंदर बाकायदा अहकामात, उनकी पूरी डिटेल मौजूद है, जो कि इस वीडियो का मकसद नहीं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ट्रेडिशनल और इस्लामिक पर्सपेक्टिव से ये दो सेक्सेस माने जाते हैं, और इंटरसेक्स लोगों के लिए उनके हुकूक हैं, लेकिन वो एक नॉर्म नहीं है। तो दैट इज़ वाई उसको अलहदा सेक्स नहीं कहा जाता, बल्कि वो मेल और फीमेल सेक्स की ही कम्बिनेशन और उनकी ही वो मेकअप की वजह से कुछ इख्तिलाफ पैदा होता है। दूसरी तरफ जो जेंडर है, जो सेक्स था उसको तो उर्दू ज़बान में हम जिन्स कहते हैं, जेंडर को उर्दू ज़बान में हम सिन्फ कहते हैं। तो जेंडर और सेक्स जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव और हमारे कल्चरल पर्सपेक्टिव से ये आइडेंटिकल चीज़ें हैं। ये बात याद रखें कि हमारे कल्चरल पर्सपेक्टिव से और जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से हैं, वो जेंडर और सेक्स आइडेंटिकल ही हैं। लेकिन जब हम सेक्स को डिफाइन करते थे तो वो बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से डिफाइन कर रहे थे, जबकि जब हम जेंडर को डिफाइन करते हैं तो वो हम सोशल यानी मुआशरती, साइकोलॉजिकल और कल्चरल एस्पेक्ट से डिवाइड करते हैं, कि मर्द और औरत के वजह से दो किरदार मुआशरे के अंदर आए। वो दो अदाकार थे और ये दो किरदार उनकी वजह से मुआशरे के अंदर आए, कि जिनको कि एक मर्द के अपने एक अलहदा शनाख्त, अलहदा आदतें, अलहदा अतवार, अलहदा लिबास, अलहदा रोल्स, और फीमेल के अपनी ये सारी सिस्टम जो कि मर्द के मुकाबले में मुख्तलिफ हैं। तो इस तरीके से दो सिन्फ वजूद में आए, जिनकी बुनियाद उनके सेक्स के अंदर ही मौजूद थी, लेकिन उनके नतीजे में दो जेंडर वजूद में आए, दो असनाफ वजूद में आए, जो कि मर्द और औरत की सिन्फ ही है। और पर्सपेक्टिव जो हमारा ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव है या जो हमारा कल्चरल पर्सपेक्टिव है, तो इनमें कोई फर्क नहीं होता। जिसका जेंडर भी मेल होता है उसकी उसका सेक्स भी मेल ही होता है, और जिसकी जेंडर फीमेल होती है उसका सेक्स भी फीमेल ही होता है। तो कल्चरल और ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव में सेक्स और जेंडर के दरमियान कोई डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये बात याद रखी जाए।
तीसरी इंपॉर्टेंट बात है सेक्सुअल ओरिएंटेशन, यानी जिनसी रुझान या इसके अलावा जिनसी रगबत। यानी एक जो जिन्स है वो किस जिन्स की जानिब ज्यादा अट्रैक्ट होती है। तो हमारे मुआशरे के अंदर काबिल कबूल, इस लफ्ज़ पर गौर करें, अगर कुछ और एग्जिस्ट करते हैं तो वो काबिल कबूल तो नहीं है ना। तो हमारे मुआशरे के अंदर जो काबिल कबूल और हमारे मज़हब के अंदर जो काबिल कबूल जिनसी रुझानात या जिनसी मैलान है, वो ये है कि मेल का फीमेल की जानिब मैलान हो और फीमेल का मेल की जानिब जानिब मैलान हो, जिसको कहा जाता है हेट्रोसेक्सुअल। हेट्रोसेक्सुअल मतलब कि अपोजिट जेंडर की जानिब या अपोजिट सेक्स की जानिब अट्रैक्शन। यानी मेल है तो उसको फीमेल की जानिब अट्रैक्शन है और फीमेल है तो उसको मेल की जानिब अट्रैक्शन है। इसको कहा जाता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जिनसी रुझान या जिनसी मैलान। और हमारे माशरे और मजहब के मुताबिक सिर्फ ये हेट्रोसेक्सुअलिटी की ही इजाजत है और यही हमारा नॉर्म है कि एक मर्द को औरत से मोहब्बत होनी चाहिए या उसकी जानिब रुझान होना चाहिए, और एक औरत का मर्द की जानिब ही रुझान होना चाहिए और उससे ही जो है वो मोहब्बत होनी चाहिए। ऐसे लोगों को इस्तिलाह में हेट्रोसेक्सुअल या फिर स्ट्रेट लोग वो कहा जाता है। तो ट्रेडिशनल इस पर्सपेक्टिव को जानने के बाद अब मैं आपको उस पर्सपेक्टिव की जानिब ले जाना चाहता हूं कि जो आजकल यानी कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव आप उसको कह लो, कि जो आजकल मशहूर और मारूफ है, यानी LGBTQ वालों का तस्वुर। तो बुनियादी तौर पर अगर सेक्स की ही बात की जाए तो सेक्स के अंदर जो साइंसदान हैं, जो कि मतलब बायोलॉजिस्ट हैं, वो सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सेक्स दो ही है। और इंटरसेक्स लोग जो हैं वो पैदा हो सकते हैं मुख्तलिफ उसकी वजह से, लेकिन वो कोई अलहदा सेक्स नहीं है, वो मेल और फीमेल के मिलाप की वजह से और बहुत ही कम कंडीशन में, मैंने जैसे आपको पहले बताया 1.7% लोगों में वो चीज़ मौजूद है। तो उसको एक अलहदा सेक्स नहीं तस्वुर किया जाता। तो कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव की भी जो ज़्यादा मुतशद्दिद लोग नहीं है, जो नॉर्मल है, वो ये ही समझते हैं कि सेक्स दो ही है और इसके ऊपर बायोलॉजी की वजह से और बाकी साइंसेस की वजह से तकरीबन इत्तेफाक हैं। और अगर कोई इस बात को भी नहीं मानता कि सेक्स दो नहीं है, सेक्स दो से ज़्यादा है, तो बुनियादी तौर पर वो हार्ड साइंस के खिलाफ ही जा रहा है कि फिर उसको सबूत लाने पड़ेंगे जो कि कंटेम्प्रेरी साइंस के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो वो साइंस को ही उधेड़ कर आगे जा रहा है। तो बायोलॉजिकली स्पीकिंग सिर्फ दो ही सेक्स एग्जिस्ट करती है, यानी जिन्स सिर्फ दो ही है, और वो है मेल और फीमेल, यानी मर्द और औरत। और ऐसा क्यों है? इसकी वजह है हमारे अंदर मौजूद सेक्स क्रोमोसोम का एक पेयर। अगर वो पेयर एक्स एक्स की फॉर्म में हो तो फिर वो लड़की कहलाई जाएगी, और अगर वो पेयर एक्स वाई की फॉर्म में हो तो फिर वो लड़का कहलाया जाएगा। लेकिन हमारी जिनसी आज़ा की डेवलपमेंट, यानी जो हमारी इंटरनल जिनसी आज़ा है, जैसे फीमेल का यूटेरस हो गया, या एक्सटर्नल जिनसी आज़ा है जैसे कि वुल्वा वजाइना या फिर मेल का पीनिस और स्क्रोटम, ये सारी चीज़ें हो गई। तो इसको पैदा करने के लिए सिर्फ एक्स और वाई का या एक्स और एक्स का मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। तो बुनियादी तौर पर बात यह है कि इंसान जब अपनी माँ के पेट के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेजेस में होता है, तो उसके अंदर दो किस्म के डक्ट सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। एक को मुलेरियन डक्ट सिस्टम कहते हैं कि जिसने आगे चलकर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने हैं, मतलब उनके बनाने में हेल्प आउट करनी है। और एक को वोल्फियन डक्ट सिस्टम कहते हैं कि जिसने मेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या है वो बनाना है, यानी वो मेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाने में हेल्प आउट करेगा। तो इन दोनों में बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं। और वो डिफरेंसेस ये हैं कि जो वोल्फियन डक्ट सिस्टम होता है वो बुनियादी तौर पर डीएक्टिवेटेड होता है, और उसको एक्टिवेशन में लाने के लिए कुछ प्रिकर्सर चाहिए होते हैं। और अगर सपोज उसको एक्टिवेट ना किया गया तो वो खुद ब खुद वो क्या कहते हैं कि डीजेनरेटेड हो जाएगा और जो है ना वो सिस्टम खत्म हो जाएगा। लेकिन जो मुलेरियन डक्ट सिस्टम है वो बुनियादी तौर पर एक्टिवेटेड ही होता है और उसको डीएक्टिवेट करना होगा। और अगर उसको डीएक्टिवेट नहीं किया गया तो फिर उसने डायरेक्टली ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है वो बना देना है और एम्ब्रियोनिक फीमेल बन जाना है। तो यानी इससे हमें ये पता चलता है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जो डिफॉल्ट पोजीशन है वो फीमेल बनाना ही है।
तो बुनियादी तौर पर एक्स एक्स क्रोमोसोम जब होता है तो मोलेरियन सिस्टम डीएक्टिवेट नहीं होता, क्योंकि मोलेरियन सिस्टम को डीएक्टिवेट होने के लिए जो हार्मोन चाहिए होता है वो वाई क्रोमोसोम पर होता है, जो कि एक्स एक्स एम्ब्रियो में मौजूद नहीं होता। तो दैट इज वाई एक्स एक्स एम्ब्रियो के अंदर मोलेरियन सिस्टम जो है वो डिवेलप होकर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना देता है। और वोल्फियन सिस्टम को वो चूंकि बुनियादी तौर पर डीएक्टिवेट होते हैं और उसको एक्टिवेशन के लिए हार्मोन चाहिए होते हैं जो कि वाई क्रोमोसोम पर है, तो वो भी एक्स एक्स के अंदर मौजूद नहीं है, तो वो भी डीजेनरेटेड हो जाता है और एक्स एक्स की कंडीशन में वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाकर एक फीमेल को ही वो जो है ना वो डेवलप हो जाती है। लेकिन जब एक्स वाई क्रोमोसोम होता है तो वाई क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन है जिसको एस आर वाई जीन कहते हैं। तो वो बुनियादी तौर पर टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस में, यानी टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, उसकी प्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं और वो आगे डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन और इसी तरह कुछ स्टेजेस से गुजरकर वोल्फियन सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। और उसके अलावा वाई क्रोमोसोम एंटी मुलेरियन हार्मोन भी रिलीज करता है जो कि मुलेरियन सिस्टम को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देता है। अब जब एक्स वाई क्रोमोसोम के अंदर मुलेरियन सिस्टम खत्म हो गया और वोल्फियन सिस्टम एक्टिवेटेड हो गया, तो इस जगह पर मेल और फीमेल की जो वो क्या कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसमें फर्क आता है। और इस वजह से अभी वोल्फियन सिस्टम के जेर असर मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी मेल का जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बैरूनी और अंदरूनी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो बन जाता है और वो एम्ब्रियो मर्द के अंदर तब्दील हो जाता है। इन सारी बातों से आपको सिर्फ एक ही बात समझाना मकसूद है, वो ये है कि मर्द या औरत के आज़ाए मखसूसा बनने में एक्स और वाई क्रोमोसोम या एक्स और एक्स क्रोमोसोम का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनका सही तरीके से फंक्शन करना भी ज़रूरी है। और उसके अलावा जो बाकी क्रोमोसोम है जो सेक्स क्रोमोसोम नहीं कहलाए जाते, जिनको ऑटोसोम्स कहा जाते हैं, उन पर भी कुछ ऐसे जीन्स होते हैं कि जो इस सेक्सुअल डेवलपमेंट को, यानी जो सेक्सुअल ऑर्गन है, जिनसी आज़ा की डेवलपमेंट को वो ट्रिगर करते हैं, उनको हेल्प आउट करते हैं। तो अभी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो सपोज वाई क्रोमोसोम है उसके ऊपर एक जीन है एस आर वाई जीन, कि जिसने मर्दाना हार्मोन्स बनाकर वोल्फियन सिस्टम को एक्टिवेट करके मर्दाना आज़ाए मखसूसा बनाने हैं। लेकिन वो वाई क्रोमोसोम तो मौजूद है, लेकिन वो एस आर वाई जीन ने काम करना छोड़ दिया किसी भी वजह से। तो फिर क्या होगा कि टेस्टोस्टेरोन बनेगा ही नहीं, मतलब कि जो मर्द के हार्मोन्स है कि जो उसकी सेक्सुअल डेवलपमेंट में, यानी उसके आज़ाए मखसूसा की डेवलपमेंट में मदद करते हैं, जिनको ओवरऑल एंड्रोजन कहा जाता है, वो बनेंगे ही नहीं। तो जब बनेंगे ही नहीं तो फिर वो तो मतलब मर्द के आज़ा कैसे बनेंगे, वो तो औरत की आज़ा बनना शुरू होंगे, जो मैंने कहा था कि बाई डिफॉल्ट बनते हैं अगरचे क्रोमोसोम वाई मौजूद है। इसी तरह कभी कभार ऐसा होता है कि वो हार्मोन्स बन गए, लेकिन उस हार्मोन्स ने जिन रिसेप्टर्स के ऊपर अटैच होना है वो रिसेप्टर उसको कबूल ही नहीं कर रहे। तो जिसकी वजह से उनके उनके होने के बावजूद भी वो सही, या सपोज अगर वो मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं हो रहे या कुछ कुछ कबूल हो रहे, तो फिर तो डेवलपमेंट के अंदर प्रॉब्लम होगी। इसी चीज को कहा जाता है एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, जो कि कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं। तो कंप्लीट में क्या होता है कि वो शख्स होता तो एक्स वाई क्रोमोसोम वाला मेल ही है, लेकिन चूंकि उसके अंदर प्रॉब्लम हो गई और वाई क्रोमोसोम पर जीन मौजूद नहीं थे, तो उसके अंदर मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो डिवेलप ही नहीं हुआ, बल्कि फीमेल का डिवेलप रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिवेलप हुआ। और वो भी इतना अजीब व गरीब के मतलब कि फिर उसको सर्जिकल इंटरवेंशन की भी कभी कभार जरूरत पड़ सकती है। इसी तरह यानी वो क्रोमोसोमल लिहाज से तो मेल है, लेकिन बाहर बैरूनी लिहाज से वो फीमेल है, और ऐसे लोग फीमेल की तौर पर ही जिंदगी गुजारती है। अभी जो आजकल अलजायर की एक एथलीट थी मेरे ख्याल में, जिसके ऊपर काफी चर्चा चल रहा था, मुझे एग्जैक्ट मैंने उसको पढ़ा नहीं, लेकिन जो मैंने सुना था लोगों से, तो मेरे ख्याल में वो इसी सिंड्रोम का शिकार ही थी। और इस तरह कभी कभार ये हो जाता है कि वो जो रिसेप्टिविटी होती है मेल हार्मोन्स के लिए वो कम होती है, मतलब ऐसा तो नहीं होता कि बिल्कुल नहीं होती, लेकिन कम होती है। तो फिर वो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी मेल के जो आधा है वो सही तरीके से पैदा नहीं होते। वो पैदा तो हो जाते हैं लेकिन उस तरीके से नहीं होते, सही तरीके से पता नहीं चलता। लेकिन क्या होता है कि इंसान जब बलोगत को पहुंच जाता है तो ये हार्मोन्स एक मरतबा फिर से बहुत ज्यादा पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ लोग बलोगत के पहुंचने के बाद मुकम्मल तौर पर इस कंडीशन से निकल आते हैं और सही तरीके से मर्द बन जाते हैं। ये दूसरी कंडीशन को जियोडो हर्माफ्रोडिटिज्म कहते हैं, और जो पहली कंडीशन मैंने बताई उनको हर्माफ्रोडिटिज्म कहते हैं।
तो ये सारी बातें कहने का मकसद ये है कि बुनियादी तौर पर बायोलॉजी के हिसाब से सेक्सेस तो दो ही हैं, मेल और फीमेल। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टडीज 1.7% यानी 2% से भी कम आबादी में ऐसा हो सकता है कि क्रोमोसोम तो एक्स एक्स और एक्स वाई ही हो, या क्रोमोसोमल लिहाज से अगर कोई प्रॉब्लम ना भी हो, कभी कभार क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन अगर वो ना भी हो, उसके बावजूद भी वो जो जिन्स पैदा होती है, जो मतलब बच्चा पैदा होता है, उसका पता नहीं चल रहा होता कि ये लड़का है या लड़की है। या उसके अंदर कभी कभार ऐसा होता है कि लड़का और लड़की दोनों के आज़ाए रईसा या आज़ाए मखसूसा होते हैं। तो ये लोग जो है, जो कि बहुत ही कम है, मतलब कि जो अकॉर्डिंग टू स्टडीज 1.7% लोगों पे होता है, यानी 2% से भी कम लोगों में, तो इनको कहा जाता है इंटरसेक्स लोग। और ये जो है, यानी जिनको हमारे उर्फ आम में बड़े सगीर के लोगों में हिजड़ा कहा जाता है, जो ओरिजिनल हिजड़े हैं, वो यही लोग होते हैं कि जिनके अंदर ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाता। और इसके अलावा कभी कभार क्रोमोसोमल नॉट डिसजंक्शन की वजह से भी वो हो जाता है, लेकिन वो फिर बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है वो इनके मुकाबले में। यानी उनके अंदर वो मेंटल रिटार्डेशन और बाकी सारी चीज़ें भी होती है जो क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन की वजह से होते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं जो कि सिर्फ जीन्स के प्रॉब्लम की वजह से होते हैं, तो ये लोग बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही है हमारी तरह। और इनकी तजहीक करना या इन पर ताने कसना या इनको वो करना, ये इंतहाई गंदा अमल है, इंतहाई बेगैरती वाला अमल है, जिसकी इस्लाम हरगिज गुंजाइश नहीं है इस्लाम के अंदर, और इस्लाम हरगिज इसकी इजाज़त नहीं देता। और इस्लाम ने इनके लिए बाकायदा इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के अंदर इसके लिए बाकायदा अहकामात है कि इनकी क्या हुकूक होंगे, इनकी क्या वरासत होगी, इनकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, इनको मर्द या औरत या किस तरह तस्वर किया जाएगा, जो कि आप डिटेल से पढ़ सकते हो कि इस्लाम में इस हवाले से पूरी डिटेल्ड वो जो है ना वो फिका के अंदर मौजूद है कि जिसके कि इनके क्या अहकामात होंगे। तो ये लोग वाकई में माजूर लोग हैं, माजूर इन सेंस के जो नॉर्मल नहीं है। 1.7% के मतलब कम लोग हैं, और इन पर ये एक आजमाइश ही है कि इनकी सेक्सुअल डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाती। हाँ, इसमें कुछ ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज्यादा हद तक मर्दों के करीब होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज्यादा हद तक औरतों के करीब होते हैं, तो वो अपनी लाइफ भी उनकी तरह बहुत हद तक उनकी तरह गुजार सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि वो बहुत ही एम्बिगुअस होते हैं, कि उनका पता ही नहीं चल रहा होता। तो ये जो पहले थे, इनको इस्लामी इस्तिलाह में, इस्लामी फ़िक़्ह के इस्तिलाह में खंसी गैर मुश्किल कहा जाता है, कि जिनका जो ज़्यादा मर्दों की तरफ होते हैं, जो ज़्यादा औरतों की तरफ होते हैं, तो फिर उनका आसानी से पता चल जाएगा कि इनकी वो क्या कहते हैं ना कि अहकामात क्या होंगे। इस हवाले से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक़या भी है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि जो खंसी गैर मुश्किल है, कि जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों आज़ाए मौजूद है, तो उनके वरासत और बाकी सारी चीज़ों का क्या होगा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि जिस चीज़ से, यानी जिस ऑर्गन से वो पेशाब करेंगे या बाकी चीज़ें करेंगे, वो या पहले पेशाब करना शुरू करेंगे, तो उसी को उसका जेंडर या उसका सेक्स तस्वुर किया जाएगा, मतलब अहकामात के हवाले से, यानी उसके इनहेरिटेंस या उसके जो बाकी सोसाइटी के अंदर वो सारा सिस्टम होता है, उसके अहकामात के हवाले से वही तस्वुर किया जाएगा। और बाकी जो खंसी मुश्किल होते हैं कि जिनका पता ही नहीं चलते हम मेल या फीमेल, तो उसके बारे में भी इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के अंदर एक डिटेल मौजूद है, जो कि पढ़ सकते हो, जो कि मेरी इस वीडियो का मकसद नहीं है। तो कहने का मकसद यह है कि इस्लाम में ऐसे लोगों के ऊपर जुल्म डालना, या ऐसे लोगों को ताने देना, या ऐसे लोगों को मार्जिनलाइज करना, जो कि बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी के अंदर मौजूद है, ये इंतहाई गलत बात है, जिसकी इस्लाम हर किसी इजाज़त नहीं देता। लेकिन बस अल्लाह पाक हमें हिदायत दे कि सेक्स बुनियादी तौर पर एक बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल लेबल है, जो कि साफ नजर आता है। दैट इज वाई इसको डिनाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जहां पर बात आती है जेंडर की, तो ट्रेडिशनल इस पर्सपेक्टिव में सिर्फ दो ही जेंडर थे, कि मेल और फीमेल, मतलब सेक्स की बुनियाद पर ही दो सिन्फें बनी थी, मेल और फीमेल। लेकिन कंटेम्परेरी पर्सपेक्टिव के मुताबिक जेंडर की इतनी ज़्यादा तादाद है कि उन्होंने प्लस लगा दिया कि अभी और भी आएंगी। मतलब वो जेंडर को एक मतलब इस तरह बाइनरी नहीं मानते कि ये मेल और फीमेल होंगी। वो जेंडर को, चूंकि जेंडर एक सोशल, कल्चरल और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, तो वो समझते हैं कि जेंडर 72 से भी ज्यादा है।
اور وہ لوگ اس بائنری جینڈرز کے علاوہ جو میل اور فیمیل ہیں اس کے علاوہ بھی ایسے جینڈرز لے آئے کہ انسان حیران رہ جاتا. مطلب اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کے علاوہ وہ لے آئے اے جینڈر کہ کوئی ایسا کہتا ہے جو نہ میں میل ہوں نہ فیمیل ہوں. اسی طرح کوئی کہتا ہے کہ بائی جینڈر کہ میں میل بھی ہوں فیمیل بھی ہوں مکس ہوں. کوئی کہتا ہے کہ جینڈر کوئر میں کبھی میل بن جاتا ہوں کبھی فیمیل بن جاتا ہوں. عجیب و غریب قسم کی مطلب کہ جس کی کوئی سائنٹیفک بیسس نہیں ہے کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہو. مطلب کہ آپ جو ہے نا وہ یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہو کہ میں کبھی میل بن جاتا ہوں کبھی فیمیل. یہ وہ اپنے فیلنگز کی بنیاد پر کہہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہہ رہے کہ میں ایسا فیل کرتا ہوں. ایسا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس وہ لے کر نہیں آتے کہ میں ابھی اس ٹائم پہ ایسے ہو گیا. تو وہ بس جسٹ اپنی فیلنگ کو ہی خدا سمجھ بیٹھے ہوتے ہیں. فرائیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا. تو مطلب وہ اپنی فیلنگس کو ہی خدا سمجھ بیٹھے ہوتے تو جو ان کو جس ٹائم اچھا لگے وہ وہی بن جاتے ہیں. تو جینڈر کو انہوں نے ایک فلوئڈ ٹرم قرار دے دیا اور اس وجہ سے وہ کہتے ہیں دیئر از اے اسپیکٹرم آف جینڈر کہ میل اور فیمیل کے جینڈر سے لے کر عجیب و غریب 72 سے زیادہ قسم کے جینڈر کوئر کا تصور انہوں نے دیا اور پلس بھی لگا دیا کہ ابھی یہ اور بھی بڑھ سکتے ہیں. تو اتنے زیادہ جینڈر موجود ہیں. تو اس چیز کی بنیاد پر وہ دو مزید ٹرمز لے کر آئے. ایک ہے سس جینڈر. سس جینڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سپوز ایک لڑکا پیدا ہوا ہے یعنی میل پیدا ہوا ہے اور وہ اپنے آپ کو میل آئیڈینٹیفائی بھی کرتا ہے. یعنی ایک مرد سیکس کے لحاظ سے بھی مرد ہے اور جینڈر کے لحاظ سے بھی مرد ہے تو وہ سس جینڈر ہے. یا ایک فیمیل سیکس کے لحاظ سے بھی فیمیل ہے اور جینڈر کے لحاظ سے بھی فیمیل ہے تو وہ سس جینڈر ہے. لیکن اگر سپوز ایک شخص ایک جینڈر کے اندر پیدا ہوا ہے اور وہ اپنے سوری ایک شخص ایک سیکس کے اندر پیدا ہوا ہے اور وہ جینڈر کے لحاظ سے اپنے آپ کو اس کے اپوزٹ سیکس کے جینڈر کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. مطلب ایک میل ایک شخص سیکس کے لحاظ سے میل پیدا ہوئے ہیں لیکن وہ جینڈر کے لحاظ سے اپنے آپ کو عورت سمجھتے ہیں اور عورت کی طرح رہنا سہنا یہ سارا شروع کر دیتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے ٹرانس جینڈر. اسی طرح جو ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے سیکس کے حوالے سے لیکن وہ اپنے آپ کو جینڈر کے حوالے سے مرد سمجھنا شروع کر دیتی ہے تو یہ جو سیکس اور جینڈر کے ڈفرنس ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ٹرانس جینڈر. تو ابھی میرے خیال میں آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ٹرانس جینڈر اور انٹر سیکس کے درمیان کتنا بڑا فرق ہے. انٹر سیکس جینوئن لوگ تھے جو غریب پیدا ہی آزمائش کی وجہ سے مطلب ان کی سیکشول ڈیولپمنٹ صحیح نہیں ہوئی تھی تو ان کو میں آزمائش کے اندر ہی کہوں گا کیونکہ وہ سیکشولی اتنا ایکٹیو نہیں ہو پائیں گے. لیکن جو یہ دوسرے لوگ ہیں ٹرانسجینڈر یہ بنیادی طور پر بایولوجیکل مرد ہی ہوتا ہے یا بایولوجیکل عورت ہی ہوتی ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ میں اور مرد کی طرف فیل کرتی ہوں یا عورت کی طرف فیل کرتی ہوں یعنی اپوزٹ جینڈر کی طرف فیل کرتی ہوں. ان کے بایولوجی کے اندر جو ایکس وائی کروموسومز نے جو ان کے آرگنز وغیرہ بنائے تھے وہ سارا سسٹم ٹھیک ہوتا ہے. ان کے دماغ کے اندر مسئلہ ہوتا ہے اور اس وجہ سے ان کے اوپر جتنی بھی سٹڈیز ہوئی ہیں وہ سائیکالوجی اور نیورو بایولوجی اس حوالے سے ہوئی ہے. سیکشولی وہ مطلب ایک میل کی طرح ہی ہوگا لیکن وہ اپنے آپ کو جو وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک فیل کرے گا کہ وہ عورت ہیں. تو ابھی وہ فیلنگز کی وجہ سے چونکہ جو جدید زمانے کے اندر ایک آزادی کا تصور آیا ہوا ہے کہ انسان اپنی فیلنگز کی وجہ سے آزاد ہیں جو چاہے کرے اور لبرلزم کے اندر چونکہ حفظ نسل یا حفظ عقل اس طرح کی چیزوں کا ان کا مقصد نہیں ہے. ان کا مقصد صرف شخصی آزادی ہے تو شخصی آزادی کے سلسلے میں اگر وہ کسی دوسرے کو تکلیف نہیں دے رہا تو ان کے مطابق یہ آزاد ہے یہ اپنے آپ کو جو کہنا چاہے کہہ سکتے ہیں. اور جو تیسری چیز ہے سیکشول اورینٹیشن اس میں بھی یہ لوگ ایک پورے سسٹم کو لے آئے. وہ اس طرح کہ جس طرح ٹریڈیشنل اس پرسپیکٹو یا ہمارے معاشرے کے اندر کامنلی اسٹریٹ لوگ یا ہیٹروسیکشول لوگ ہی ایگزسٹ زیادہ تر کرتے ہیں کہ جو اپوزٹ جینڈر کی جانب ہی اٹریکٹ ہوتے ہیں مخالف جنس کی جانب ہی ان کی کشش ہوتی ہے. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح ہیٹروسیکشول تھی کہ ایک میل تھی فیمیل کی جانب اٹریکٹ ہو رہا تھا اور ایک فیمیل تھی جو میل کی جانب اٹریکٹ ہو رہی تھی تو ابھی ایسا ہوتا ہے اگر سپوز ایسا ہو کہ ایک میل ہو وہ میل کی جانب اٹریکٹ ہو رہا ہے سیکشولی اسپیکنگ اور ایک فیمیل ہو وہ فیمیل کی جانب اٹریکٹ ہو رہی ہے سیکشولی تو اس کو کہا جاتا ہے ہومو سیکشولیٹی. مطلب کہ اگر میل میل کی جانب اٹریکٹ ہو رہے ہیں تو یہ ہومو سیم سیکس کے درمیان اٹریکشن ہے. اسی طرح فیمیل فیمیل کے درمیان تو یہ ہومو دونوں سیم سیکس کے درمیان ہے. لیکن چونکہ میل کے لیے اسپیشل ٹرم پھر وہ گے کے یوز ہوتا ہے اور فیمیل کے لیے اسپیشل ٹرم لیسبین کے یوز ہوتے ہیں. تو وہ لوگ جو ایل جی بی ٹی کیو والے ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ چیز بھی
एक्सेप्टेबल होनी चाहिए माशरे में, ये कोई गलत बात नहीं है। तो कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव ये कहता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके मुताबिक कि जिनको मेल और फीमेल दोनों की जानिब अट्रैक्ट होते हैं, मतलब कि वो मेल की जानिब भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, फीमेल की जानिब भी अट्रैक्ट हो रहे हैं सेक्सुअली स्पीकिंग। और इसी तरह एक फीमेल है जो कि मेल की जानिब भी अट्रैक्ट हो रही है, फीमेल की जानिब भी अट्रैक्ट हो रही है, तो उसको वो कहते हैं कि ये बायसेक्सुअल लोग हैं। तो ये लोग जो हैं, तो बुनियादी तौर पर कहते हैं कि इसको भी मुआशरे के अंदर एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ये कोई गलत बात नहीं है। तो बुनियादी तौर पर जब ये एल जी बी टी क्यू की हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देख लें, तो शुरू में ये थे सिर्फ एल जी, यानी लेस्बियन और गेज। शुरू में ये सिर्फ होमोसेक्सुअल्स के लिए उठे थे। फिर ये थोड़ी देर बाद एल मतलब थोड़ी देर मीन्स थोड़ा वक्त बाद एल जी बी बन गए, यानी होमोसेक्सुअल और बायसेक्सुअल दोनों के हुकूक की जंग लड़ने लगे। तो ये जो मतलब कि ये शुरू में सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर निकले थे, लेकिन 2000s के बाद यानी 2000 की ये जैसे ही किसी सदी का आगाज होते हैं, तो इन्होंने अपने साथ एक और चीज का इजाफा कर दिया, टी का। एल जी बी टी ट्रांसजेंडर, यानी एक शख्स है जो अच्छा खासा मर्द है लेकिन अपने आप को औरत कहते हैं, तो उनके हुकूक के लिए भी ये लोग निकल पड़े। तो एल जी बी टी। और फिर क्या हुआ कि जब बाद में उनको पता चला कि जेंडर्स तो बहुत सारे हैं, सिर्फ ट्रांसजेंडर ये तो नहीं कि मेल फीमेल जाहिर करे या फीमेल मेल जाहिर करे, तो उन्होंने क्यू लगा लिया कि एल जी बी टी क्यू के, जिसको क्यू को कहते हैं क्वीर। क्वीर मीन्स कि और भी कोई हो सकता है तो हो सकते हैं। फिर उसको भी मजीद क्लेरिफाई करने के लिए प्लस लगा दिया। और अभी हाल ही में इन्होंने आई का इजाफा कर दिया, एल जी बी टी क्यू आई। तो वो आई का इजाफा यानी इंटरसेक्स लोग जो कि असल में हुकूक के हकदार हैं, कि वो जो असल विक्टम्स हैं, उन गरीबों को तो ये लाई ही सबसे आखिर में है। और इसके पीछे भी ये मकसद हो सकता है क्योंकि ये भी मूवमेंट ऐसे इलाकों के अंदर जा रही है कि जहां पर ट्रांसजेंडर और इन जैसे लोगों को बहुत बुरी तरीके से वो क्या कहते हैं कि अपोज किए जाते हैं। तो ये आई जो है इंटरसेक्स गरीब जो लोग हैं, इनको वो क्या कहते हैं कि निशाना बनाकर या इनको सामने लाकर अपने जो दीगर वो मामलात हैं उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। तो बुनियादी तौर पर ये इसकी एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट थी। अब जो इधर मैंने जैसे शुरू में अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाई आप लोगों को कि इस्लाम में ट्रांसजेंडरिज्म का कोई तस्वर नहीं है। अगर एक मर्द पैदा हुआ है जिनसी लिहाज से मुकम्मल तौर पर मर्दी है, तो वो औरतों की तरह अगर बातें करेगा या औरतों की तरह अपने आप को शो करेगा, तो वो अल्लाह के रसूल की लानत का हकदार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको घर से निकालने का हुक्म दिया है। तो इस्लाम के अंदर इन जैसे लोगों के हुकूक नहीं बल्कि इनका इलाज है बुनियादी तौर पर ये जेंडर डिस्फोरिया, जिसको कुछ अर्सा पहले तक एक बीमारी तस्वर किया जाता था लेकिन अभी बीमारियों की लिस्ट से निकाल दिया। तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव में एल जी बी टी क्यू जितनी भी हैं, इस सारे पर्सपेक्टिव की, इस सारे स्पेक्ट्रम की कोई गुंजाइश नहीं है। आई वाले सही लोग हैं, उनको हुकूक मिलने चाहिए और उनके लिए हमें बहसीत मुसलमान उठना चाहिए। जो लोग उनको वो करते हैं तो उनको पुलिस के हवाले करना चाहिए, तो वो सही है। लेकिन जो एल जी बी टी क्यू है, इस्लामिक पर्सपेक्टिव में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अभी बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे कि अच्छा मक्खियों के अंदर इतने परसेंट होमोसेक्सुअलिटी एग्जिस्ट करती है, और उसके अलावा लेजर्ड्स के अंदर इतने परसेंट होमोसेक्सुअलिटी एग्जिस्ट करती है, और ट्रांसजेंडर का दिमाग जो है वो अपोजिट जेंडर के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, और आपको ऐसे बहुत सारे साइंसी वो दलाइल लाने की देने की कोशिश करेंगे, और आपको ये बताएंगे कि एक नेचुरल चीज़ है जिसकी आप मौलवी मुखालफत करते हो क्योंकि आप लोगों से इंसानी शख्सी आज़ादी के मुखालिफ हो वगैरह वगैरह। तो आपने उसको सीधी तौर पर एक ही सवाल पूछना है कि देखो ब्रो, आपको किसने बताया कि हमारा मजहब साइंस है? और आपको किसने बताया कि हमारे मजहब में सिर्फ हमारे लिए वही चीजें हराम है जिनको साइंस ने कह दिया कि ये गलत है, या जिसको साइंस ने कह दिया कि ये नहीं हो सकती, या ये सही चीज नहीं है? हम साइंस के ऊपर बिलीवर नहीं है, हम बिलीवर ऑफ साइंस नहीं है, हम बिलीवर ऑफ गॉड है। हम खुदा के मानने वाले हैं। अभी बात यह है कि अच्छा ठीक है, पहले मैं आपको अपने मतलब जो आपका पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से बात करता हूं। कि आपने कहा कि इतने परसेंट इस चीज के अंदर ये चीज मौजूद है कि होमोसेक्सुअलिटी मौजूद है, और ये साइंटिफिक रिसर्च, ये साइंटिफिक रिसर्च। तो मैं आपको बताता हूं कि एवोल्यूशन का बाय प्रोडक्ट रेप एक साइंसदानों के मुताबिक नेचुरल फिनोमेना है। यानी जो रेप है वो इवोल्यूशन का एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट है और एक नेचुरल फिनोमेना अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट रैंडी थॉर्नहिल और क्रेग पाल्मर ने
اس کے حوالے سے اپنی کتاب نیچرل ہسٹری آف ریپ میں بہت اچھی گفتگو بھی کی ہیں. تو کیا جو ریپ ہیں جو کہ بہت ہی نیچرل چیز ہے ایوولوشنریلی اسپیکنگ انسانی ارتقاء کے مطلب جو انسان جس ارتقاء کے پروسیس سے آپ کے مطابق آیا ہے تو اس میں وہ ایک بہت ہی زیادہ نیچرل چیز ہے. دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو ہمارے ارتقائی جو قریبی کزنز ہیں ان کے اندر بھی ریپ ایگزسٹ کرتے ہیں. اسی طرح کینیبلزم بہت سارے یعنی اپنی ہی بھائیوں کو کھانا مردہ بھائیوں کو بہت سارے اسپیشیز کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. تو کیا ان چیزوں کو بھی ہم نیچرل ماننا شروع کر دیں اور اگر کوئی شخص یہ کہہ کر اس کا دفاع کرے کہ یہ تو نیچرل ہے تو آپ کو کیا کہیں آپ لوگ کیا کہیں گے کیا آپ لوگ اس چیز کو اپریشیٹ کرو گے پھر اگر وہ کہتے ہیں کہ اپریشیٹ کریں گے تو پھر وہ مینٹل مریض ہے لیکن زیادہ تر لوگ آپ کو کہیں گے کہ نہیں یہ شخصی آزادی کے خلاف ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. تو اسی جگہ پر آپ نے کہہ دینا ہے کہ ایوری تھنگ وچ از نیچرل اینڈ ایوری تھنگ جس کی ہمارے اندر پاور ہے ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز جس کی ہمارے اندر پاور ہے یا جو جانوروں میں موجود ہے وہ اچھی چیز ہے. بس آپ کا اچائی کا معیار بس انسانی آزادی کے حد تک ہے اور ہمارا اچائی کا معیار تھوڑا سا اس سے اوپر ہے. ان لوگوں سے ایک اور سوال بھی کرو کہ ماں اور بیٹے کے درمیان سیکس اور بہن اور بھائی کے درمیان سیکس اس کو تو آپ صحیح نہیں سمجھتے حالانکہ اس کے ذریعے سے آپ کہتے ہو نا کہ زیادہ سے زیادہ بیمار بچے پیدا ہو جائیں گے. تو ایسے سیکس جس کے ذریعے سے بچے پیدا ہونے کے چانسز ہی نہیں ہے اس کو آپ صحیح کیسے سمجھتے ہو. تو بنیادی طور پر سائنس سے اپنا مقدمہ یہ لوگ نہیں لا سکتے. تو میری ان باتوں کا صرف مقصد یہ ہے کہ سائنسی حوالے سے اس بات سے گمراہ نہ ہو کہ سائنس نے یہ کہہ دیا کہ اس چیز کے ہمارے اندر پاور موجود ہے تو پھر وہ چیز تو نیچرلی ہوئی اور وہ چیز تو اس کے اوپر تو پابندی ہونی ہی نہیں چاہیے کیونکہ سائنس نے بہت ساری اور ایسی چیزوں کا بھی ہمارے اندر نیچرل ہونا پایا ہے کہ جو ہمارے ایون لبرل سیکولر کے نزدیک بھی وہ بری ہیں اور اس کو نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ سائنس خدا نہیں ہے اور سائنس ہمیں زندگی جینے کا طریقہ نہیں بتاتی اور سائنس ہماری اچائی اور برائی کا معیار نہیں ہے اور نہ ہی ان لوگوں کی اچائی اور برائی کا معیار ہے. وہ صرف ایک علم کو جو کہ آج کے زمانے میں کافی اونچائی پر ہے اس کو آپ کے خلاف استعمال کر کے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ نے نہیں ہونا. اور اس حوالے سے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی ایک بات کہہ دوں کہ ہمیں بھی ہر چیز میں سائنس کو گھسانے کی وہ جو عادت ہے نا اس کو نکال دینا چاہیے. ہمیں یہ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسلام کے اندر جتنی بھی گناہیں ہیں تو اس کا کوئی مٹیریل یا سائنٹیفک نقصان نہیں ہے لیکن ہمیں ضرور نہیں کہ ہم ہر چیز میں مٹیریل اور سائنٹیفک نقصان کو ہی جو ہے نا وہ درمیان میں لانا شروع کر دے کہ یہ اس وجہ سے حرام ہے. تو ہمارے لیے جو حرام اور حلال کا معیار ہے وہ خدا کا قرآن اور رسول کا فرمان ہے وہ سائنس نہیں ہے. تو اس لیے اگر کسی چیز کی سائنسی یا مادی نقصانات نہ ہو تو یہ ضروری نہیں کہ پھر وہ گناہ نہیں ہوگا اس کے باوجود بھی وہ چیز گناہ ہو سکتی ہے. اسی طرح اگر کسی چیز کی سائنسی فائدے یا مادی فائدے نہ ہو تو ضروری نہیں کہ وہ ثواب نہیں ہوگا بلکہ وہ ثواب بھی ہو سکتی ہے. اچھا مجھے بتائیں زکوٰۃ کا کیا مادی فائدہ ہے؟ آپ اپنے دولت میں سے 2.5% جو کہ لاکھوں بھی بن سکتی ہے وہ نکال کر پھینک دیتے ہو اس کا مجھے مادی فائدہ بتاؤ کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے مادی فائدہ لیکن اس کے باوجود کیا ہمارے اوپر یہ فرض نہیں ہے؟ ابھی اس کے جو غیر مادی فائدے ہیں اس کے اوپر میں بات نہیں کر رہا میں جسٹ بتا رہا ہوں کہ کیا ہمارے اوپر فرض نہیں ہے فرض ہیں. تو اس لیے ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی مادی نقصان نہ ہو یا پھر جس کا کوئی سائنٹیفک پرابلم نہ ہو اس چیز کا اگر خدا نے حرام قرار دیے تو پھر ہمیں ضرور اس میں کوئی وہ لانے نہیں چاہیے بلکہ ہمیں کہنا چاہیے کہ اگرچہ یہ چیز اس کے کوئی نقصان ہمیں بظاہر نظر نہیں آتے لیکن خدا نے منع کیے ہیں تو بس منع کیے ہیں. ہماری بنیاد یہ ہونی چاہیے ہاں خدا کے لیے ہمارے پاس عقلی دلائل رسول کے لیے ہمارے پاس عقلی دلائل اور قرآن کی کلام اللہ ہونے کے لیے ہمارے پاس عقلی دلائل کو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ادروائز ہم اس اتھارٹی کو بلٹ ہی نہیں کر پائیں گے تو پھر تو یہ ایک ریشنل اور ان لاجیکل پوزیشن ہوگی لیکن اگر وہ اتھارٹی بلٹ اپ ہو چکی ہیں تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس میں سائنٹیفک نقصانات کو بھی لائیں ان چیزوں کو بھی لائیں بس جو خدا نے منع کر دیا تو وہ منع کر دیا. دیکھیں ہمیں اپنی عقل کو بھی تھوڑا سا استعمال کرنا چاہیے نا. خدا نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ سورۃ الملک کے اندر اللہ پاک کیا فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کا امتحان لے سکوں کہ کون تم میں سے اچھا عمل لاتا ہے.
تو ابھی امتحان خدا کس طریقے سے لے گا؟ کیا خدا ہمیں اس طریقے سے آزمائے گا کہ ہمارے لیے وہ ساری چیزیں منع کر دے جس کی کرنے کے ہمارے اندر طاقت ہی موجود نہیں، یا اور ہمارے لیے وہ ساری چیزیں جائز کر دے جس کی کرنے کے ہمارے اندر طاقت موجود ہے؟ یہ تو کوئی بھی امتحان نہیں ہوا کہ اگر کسی چیز کی طاقت ہی میرے اندر موجود نہیں ہے کرنے کی، تو پھر تو میں مجبور ہوں، میں اس کو کیسے کر پاؤں گا؟ جو مجبور ہوں تو پھر تو میں کر ہی نہیں پاؤں گا، تو پھر امتحان کیوں کر؟ امتحان کیسے؟ امتحان کے لیے ضروری ہے کہ میرے اندر ایک چیز کی طاقت موجود ہو، میرے اندر ایک چیز کی اٹریکشن موجود ہو، میرے اندر ایک چیز کی طرف جو ہے نا وہ پل موجود ہو، لیکن اس کے باوجود بھی میں اس کو ریزسٹ کروں، تاکہ میں دکھا سکوں خدا کو کہ میں نے اپنی خواہشات کے مقابلے میں آپ کی اطاعت کو زیادہ ترجیح دی، آپ کے احکامات کو زیادہ ترجیح دی۔ اور جو مسلمان کا مطلب ہوتا ہے سبمیشن کرنے والا، سپردگی کرنے والا، تاکہ ہم خدا کو وہ دکھا سکے کہ یا اللہ میں نے اپنی جو خواہشات تھی یا میری جو اپنے نفس ہے وہ آپ کے سپرد کیا تھا، اور ان چیزوں سے بچ کر رہا تھا۔ تو یہ تو ہم نے دکھانا ہے، تو obviously ان چیزوں کی طرف اٹریکشن ہمارے دماغ کے اندر اور ہمارے نفس کے اندر ہوں گی نا، اس کے باوجود ہی ہم خدا کو یہ سپردگی دکھا پائیں گے۔ اگر وہ موجود ہی نہیں ہے تو ہم خدا کو کیسے دکھائیں گے؟ پھر تو زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہوا۔ یہ بہت سمجھنا ضروری ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ کوئی کہہ دیتے ہیں کہ جی اس چیز کا وہ کیا کہتے ہیں سائنٹیفک پرابلم نہیں ہے، تو ہم ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کہیں اسلام غلط نہ ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا ہمیں سائنٹیفک پرابلم ہی جو ہے نا وہ نظر آئے گا۔ اس سورۃ البقرہ کی آخری آیات میں دیکھ لیں، حضرت طالوت علیہ السلام کا لشکر جب ایک دریا کے کنارے جا رہا تھا، تو خدا نے کہا کہ ایک مٹی سے زیادہ پانی نہیں پینا۔ تو اب مجھے بتائیں کہ ایک مٹی سے زیادہ پانی پینے میں کون سا نقصان ہو سکتا تھا ان کو؟ بلکہ وہ زیادہ تازہ دم ہو جاتے۔ لیکن خدا نے اس چیز سے منع کیوں کیا؟ اس لیے کیا تاکہ ان لوگوں کو آزمایا جا سکے۔ تو خدا اگر ہمیں آزمائے گا تو ایسی چیزوں سے ہی آزمائے گا کہ جس کی طاقت ہمارے اندر موجود ہوگی، اور ہم اس میں اللہ پاک کو اپنی اطاعت دکھا سکیں۔ اگر ہمارے اندر کسی چیز کی اٹریکشن، کسی چیز کی طاقت موجود ہی نہیں ہے اس کے اندر، ہم کیوں کر اللہ پاک کو اس کی جو ہے نا وہ اطاعت کا ثبوت دے سکیں گے؟ تو ہم وہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ تو اس وجہ سے کوئی آپ کو کہے کہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ یہ ہمارے اندر موجود ہے، تو آپ نے کہا کہ ہم نے انکار کب کیا؟ آپ اس کو ڈیٹیل سے دلیل مت دو کہ یہ وہ پرابلم اس اسٹڈی کے اندر، یہ پرابلم وہ، یہ سارا کچھ ان کو سیدھی طرح کہو کہ ٹھیک ہے موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اس کے اوپر ایکٹ نہیں کرنا۔ اور اگر کوئی آپ کو کہے کہ خدا ہماری شخصی آزادیوں کو جو ہے نا وہ رونتا ہے اور ہماری اندر ہمارے کو وہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں، اگر میں اپنی اس خواہش کو پورا نہیں کروں گا تو فرسٹریشن کا شکار ہو جاؤں گا وغیرہ وغیرہ، تو آپ نے سمپلی اس کو کہہ دینا کہ خدا نے ہمارے لیے ساری چیزیں بند نہیں کی ہوئی، ساری چیزیں بند نہیں کی ہوئی، بلکہ خدا نے ہمیں ایک لمٹ تک رہنے کو دیا ہے، اور اس لمٹ سے اگر ہر انسان کراس کر جائے تو پھر وہی کنڈیشن ہوگی کہ 60% پاپولیشن حرامیوں کی ہوں گی اس ملک کے اندر۔ تو اس لمٹ کو برقرار رکھنا وہ ہم خدا کو اپنی اطاعت کا ثبوت دیں گے۔ اور اگر ہم ہر چیز میں اپنی خواہش کے مطابق ہی چلیں تو پھر ہم خدا کے بندے کیوں کر ہوئے؟ تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک امپورٹنٹ بات۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ جو آپ اس کو آرام سے سائیکولوجیکلی بتا سکتے ہو کہ اگر ایک اسٹریٹ اور ہیٹروسیکشول بندہ بھی ہے نا، اگر اس کو بہت زیادہ ٹائم تک نارمل پوزیشن میں اس کی خواہشات پورا کرنے کو نہیں ملتی، تو وہ بھی ہومو سیکشول بن سکتا ہے۔ اور یہ اسٹڈیڈ فینومینا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اس کی جو سیکشول وہ ہے، مطلب جو خواہشات ہیں وہ ری ڈائریکٹ ہو کر، ڈسپلیسمنٹ کا شکار ہو کر، یا کسی اور جو فرائڈ کے میکینزم ہے اس کے شکار ہو کر کسی دوسری چیز کے اوپر منتقل ہو جائے گی۔ تو اگر ایک پرفیکٹلی اور ہیٹروسیکشول بندہ اپنے مطلب مواقع نہ ملنے کی وجہ سے ہومو سیکشول بن سکتے ہیں، تو اگر ہم ایک ایسا معاشرہ کریٹ کر دے کہ جس کے اندر جو خدا نے ہمیں ہومو سیکشولیٹی سے منع کیے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کسی شخص کے اندر ہومو سیکشول ٹینڈنسیز ہیں، تو اس کی چانسز کو ختم کر کے تو اس کی بھی چیزیں ہیٹرو سیکشولیٹی کی جانب آنا شروع ہو جائے گی، اور وہ ایک نارمل لائف گزارنا شروع کر دے گا۔ ایسا بھی وہ نہیں ہے کہ اگر اس نے وہ نہ کیا تو وہ مر جائے گا۔ تو یہ میری چند باتیں تھی آج کے حوالے سے۔ تو اس ٹاپک پہ اوپر میں بعد میں بھی ویڈیوز بناتا رہوں گا، لیکن میرے خیال میں یہ انٹروڈکٹری ویڈیو تھی جو کہ بہت زیادہ ضروری تھی۔ تو اگر اس حوالے سے آپ لوگ کہتے ہو کہ میں نے کوئی بات غلط بولی ہے، یا پھر کچھ اور فیکچول یا کنٹیکسچول مسٹیک وہ میں نے کی ہے، یا پھر کوئی اور ایڈیشن کی جا سکتی تھی اس انٹرو میں، تو وہ ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ خیر۔